हेलो स्टूडेंट्स। भरतपुर संभाग की जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम था उसका पॉलिटिकल साइंस का पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं इस पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। अमेरिकी राजनीति प्रणाली में किस विचारधारा पर आधारित थी? अमेरिकन जो राजनीति प्रणाली थी वो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों पर आधारित थी। तो सही इसका सही है। हेमगिनी यानी हेगेमनी शब्द का किस भाषा से शब्द ये बना हुआ है? तो देखो, हेगेमनी, हेगे मनी इसका मतलब होता है अधिपत्य। और ये यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था? तो यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसका गठन 1957 में हुआ था, 25 मार्च 1957। 1967 में 5 देशों के बैंकों घोषणा के बाद किस संगठन की स्थापना हुई थी? आसियान संगठन की स्थापना हुई थी 1967 में बैंकों घोषणा के बाद। नेपाली संविधान कब लागू हुआ था? नेपाल में संविधान कई बार लागू हुआ है। लास्ट बार जो संविधान लागू हुआ वो 2015 में लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी कितने सदस्य होते हैं? अस्थायी 10 सदस्य होते हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक घोषणा धारणा में सम्मिलित है। मानवता की सुरक्षा शामिल है, मानव अधिकारों की सुरक्षा शामिल है, विश्व सुरक्षा भी शामिल है। तो इसमें ये द सही है। पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ किससे संबंधित है? लिमिट्स टू ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण जनसंख्या वृद्धि होने से जो संसाधनों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है उस पर, उससे संबंधी ये किताब है ना। भारत की आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई थी 1991 में, जब मनमोहन सिंह बने थे वित्त मंत्री। उसने उदारवाद लागू किया था, है ना, प्राइवेट निजीकरण, उदारवाद। और जो ये विचारधाराएं मनमोहन सिंह थी, मनमोहन सिंह के समय में 1991 में ये आर्थिक सुधार शुरू हुए थे। आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी, लेकिन यहाँ नज़दीक 562 है। तो ये सही है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो जम्मू कश्मीर में 371 की धारा को हटाने के लिए दिल्ली में भूख हड़ताल से उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और ये जनसंघ ही भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाता है? वर्गीज कुरियन, ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया भारत में जो मिल्क की क्रांति है वो लेके आए थे। भारत पाकिस्तान किस युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में था? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसने बांग्लादेश को आज़ाद करवा के एक स्वतंत्र देश बनाया था। उससे पहले बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो देखो, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ताशकंद में 10 जनवरी 1968 में किसका देहांत हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था ताशकंद में। ठीक है। जन पत्रिका के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया जन पत्रिका के संस्थापक थे। नेहरू नहीं थे, तिलक नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे, तो यही थे। संपूर्ण क्रांति के विचार किसने दिए? देखो, संपूर्ण क्रांति के विचार हैं वो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा देश में आपातकाल आंतरिक अशांति की घोषणा 1975 में हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और इंदिरा गांधी ये आपातकाल लेकर आई थी। राष्ट्रपति के तो सिर्फ साइन होते हैं, तो उसने आपातकाल लागू किया था। आज भी कांग्रेस बीजेपी सरकार है, इसको सबसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट मानती है भारतीय राजनीतिक ने, ना। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2004 में साइन किए थे, साप्टा पर हस्ताक्षर किए थे। दक्षेस के देश थे, उन्होंने 2004 में साप्टा पर हस्ताक्षर किए थे। दक्षेस में वर्तमान में 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8। एबीएम संधि का पूरा नाम क्या है? एबीएम संधि का है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ये हिंदी में लिख देता हूँ, है ना। एंटी, ये इसे लिख सकते हो, एंटी बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक मिसाइल
संधि। पर्यावरण पर चिंतन हेतु ब्राजील में 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था। उसमें पर्यावरण से संबंधित और विशेष रूप से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल सतत विकास, तो उस पर विचारधारा रखी थी। जो पर्यावरण घट रहा है उस पर लोग ने चिंतन किया था, पर्यावरण के विषय पर ब्राजील में। योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग सन 2015 में अस्तित्व आया था। मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग लेके आए थे। केंद्र सरकार द्वारा 1953 में राज्यों के संबंध में, राज्य 1953 में आज़ाद होते ही राज्यों के संबंध में एक वो लाए थे, आयोग लाया था। उसका नाम था भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका उत्तर है भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग, ये लेके आए थे 1953 में। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का पूरा नाम है। एशियन का पूरा नाम तो देखो, एशियन का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हो गया नाटो। एशियन में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। 2 मिनट थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एशियन का पूरा नाम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं? देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वैश्विक आंदोलन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से एक वैश्विक आंदोलन है, वैश्विक आंदोलन है जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है, जो मानव अधिकारों की सुरक्षा का काम करता है। ठीक है। संसाधनों की भू राजनीति का क्या अर्थ है? संसाधनों की भू राजनीति का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संबंधों का अध्ययन करना। संसाधनों की भू राजनीति का मतलब होता है कौन सा? ये चौथा। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन है ये। ठीक है। संसाधनों की राजनीति का मतलब यही है, प्राकृतिक संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या रहते हैं, इनका अध्ययन होता है, वो संसाधनों की भू राजनीति का है। मूलवासी से आप क्या समझते हैं? देखो, मूल जो इथनिक होता है, मूलवासी मतलब इथनिक इंग्लिश का शब्द है, तो मूलवासी मतलब वो व्यक्ति जो मूल रूप से कई सालों से उस देश में रह रहे हैं, उनके पूर्वज भी वहीं रह रहे हैं। ठीक है। तो ये मूलवासी का मतलब होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे एन राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, है ना। तो एन राज है वो योजनाकार थे। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्ष से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा है कि कोई भी देश किसी भी प्रकार के गुट में शामिल नहीं होगा, कोई भी देश किसी भी प्रकार के गुट में शामिल नहीं होगा, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गैर कांग्रेसवाद से आपका क्या आशय? गैर कांग्रेसवाद का मतलब होता है कि कांग्रेस से जो विचारधारा है उसके विरुद्ध कार्य करना, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनका खुलकर विरोध करना, ये गैर कांग्रेसवाद का मतलब है।
सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। सैप्रसंग गठबंधन का पूरा नाम लिखिए। सैप्रसंग गठबंधन का पूरा नाम। सैप्रसंग गठबंधन का देखो पूरा नाम है, हाँ, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसका मतलब होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है। भारत में किन्हीं दो राष्ट्रीय दलों का नाम बताओ। तो एक तो हो गई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी होगी कांग्रेस। ठीक है। बीपी मंडल की सिफारिशें किससे संबंधित थी? तो बीपी मंडल की सिफारिशें थी कि जो नौकरियां हैं, नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में, संस्थाओं में रिजर्वेशन की, आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है। तो बीपी मंडल की सिफारिश थी नौकरियों में और शिक्षण व्यवस्थाओं में जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट है, और उनको आरक्षण की सिफारिश की थी बीपी मंडल ने। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों का टिप्पणी लिखनी है। देखो, भारत और श्रीलंका के बीच बहुत ही अच्छे विदेशी संबंध रहे हैं। बीच में समुद्र है, तो बहुत से व्यापार वगैरह भारत और श्रीलंका के बीच में होते हैं, बहुत ही शुरुआत से ही, है ना। जो श्रीलंकन तमिल और इंडियन जो तमिल है, उनके बीच में कई बार संघर्ष रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे संबंध रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। IAEA से आप क्या जानते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये एक प्रकार की इंटरनेशनल एजेंसी, और वे न्यूक्लियर वेपन कुछ ऐसा आता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी है। ठीक है। अगला है भारतीय विदेश नीति की दो विशेषताएं बतानी है। पहली, भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता, कि किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई गुट स्थापित नहीं करना किसी दूसरे देश के विरुद्ध में। और दूसरा है कि आक्रामकता के विरुद्ध निर्णयात्मक, इसकी विशेषता रही है भारतीय राजनीति, निर्णयात्मकता। निर्णायकता, है ना, ये जो भी आप लिख लेना। ठीक है। UN, देखो ये मैं इंग्लिश टीचर हूँ, ये हिंदी के वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट रह रहे हैं मेरे लिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगला देखो, UNFCCC 1992 से आप क्या समझते हो? तो इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। ये एक प्रकार की क्रांति है, ये आंदोलन है, विचारधारा है, जिसका मतलब है कि पर्यावरण या वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करना, गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ये इसका मतलब है। श्वेत क्रांति का अर्थ बताइए। श्वेत क्रांति ये दूध के क्षेत्र में थी, दूध के उत्पादन को बढ़ाना, और ये 1977 में भारत में शुरू हुई थी। और इसकी शुरुआत है, इसके जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना। उसने दूध के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई। उसमें क्या है कि जो हाइब्रिड की गायें हैं, अमेरिकन, डच, वो गायें भारत में लाई गई, और अधिक मात्रा में दूध उत्पादन शुरू हुआ था। तो ये दूध क्रांति है, दूध के क्षेत्र में थी श्वेत क्रांति। ठीक है। पंचशील सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। पंचशील सिद्धांत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, और पंचशील सिद्धांतों में 5 सिद्धांत दिए थे। उस चीन के साथ समझौता हुआ था, उसमें पंचशील सिद्धांत फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनको माना गया था।
तो 5 सिद्धांत इसमें एक तो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, कि सभी देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रखेंगे बिना कोई सह अस्तित्व है। तो है गुट निरपेक्ष, 2 नंबर है गुट निरपेक्षता, कि किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं करेंगे। शांति सहजता, गुट निरपेक्षता और अनाक्रमकता। अनाक्रमकता यानी कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तो ये 5 प्रकार के थे, 5 पंडित नेहरू ने शांति पंचशील सिद्धांत दिए थे, है ना। तो इन सिद्धांतों का मतलब होता है कि सभी विश्व के सभी देश एक सही रूप से सही तालमेल के साथ शांति के साथ रह सके, बिना कोई आक्रमण किए, बिना कोई गुट बनाए हुए, है ना। तो ये गुट निरपेक्षता सिद्धांत है। कांग्रेस प्रमुख से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस प्रमुख का मतलब होता है कि कांग्रेस ही देश की सर्वोच्च पार्टी है और कांग्रेस ने स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भाग लिया, देश को आज़ाद करवाया, देश में शुरुआत से लेकर अंत तक राजनीति की। तो ये कांग्रेस प्रमुख का मतलब होता है। 11वां क्वेश्चन, 11वां देखो, आसू का अर्थ क्या है? आसू का मतलब होता है ऑल इस असम स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ये आसू की फुल फॉर्म है। इसमें असम के स्टूडेंट्स का एक संगठन है, जिसमें जो बाहरी लोग असम में रह रहे थे, बंगाली रह रहे थे और जो रह रहे थे, उन लोगों के विरुद्ध में ये एक प्रकार का आंदोलन खड़े करने का ये संगठन था, जिन लोगों को बाहरी बांग्लादेशों को भगाने का प्रयास किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाव के क्या कारण है? अलगाव के कई कारण हैं। देखो, सांस्कृतिक रूप से अलगाव के कारण है कि पूर्व के राज्यों की जो संस्कृति है, रहन सहन, खान पीन और सब कुछ भारत के मेन पार्ट से, मेन राज्यों से बिल्कुल अलग है। सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से वो एक अलग ही धर्म है, आदिवासी टाइप में, और ज़्यादातर वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म है। तो भारतीय मूल धर्म में वो शामिल नहीं है, ठीक है। और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र है। भारत के जो अन्य राज्य उनकी तुलना पूर्वी के राज्य हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो आर्थिक रूप से वो अलग है। और राजनीतिक रूप से भी वो काफ़ी अलग है। यानी जो भारतीय विचारधारा है, भारतीय राजनीति जो दिल्ली से संचालित हो रही है, उनके राज्यों में ज़्यादा उसका प्रभाव ही नहीं है, ठीक है। ये है मेन कारण भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों का। 7 सिस्टर जिसको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर ये अलग ही हैं। तो इनका कारण है कि वो सांस्कृतिक रूप से अलग है, धार्मिक रूप से अलग है, आर्थिक रूप से अलग है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और राजनीतिक रूप से भी वो अलग हैं, पिछड़े हुए हैं, ठीक है। भारत में गठबंधन युग पर अपने विचार दीजिए। गठबंधन युग का मतलब हुआ कि भारतीय राजनीति में विभिन्न प्रकार के दल मिल करके अपने हितों को पूरा करने के लिए, सरकार बनाने के लिए वो एक नया गठबंधन करते हैं, है ना। तो अपने हितों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टियों का शामिल होना गठबंधन युग कहा गया है। जैसे मान लो बीजेपी का भी एक है ना है ना गठबंधन है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पार्टियां बीजेपी में शामिल है, शिवसेना है और भी कई प्रकार की पार्टियां शामिल है। और पीछे कांग्रेस का महागठबंधन बना था। कांग्रेस के महागठबंधन में कांग्रेस थी, बसपा थी, समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह यादव वाली, और ममता बनर्जी वाली पार्टी, आप पार्टी, तो सभी प्रकार की पार्टियां शामिल हुई, महागठबंधन का निर्माण किया था। तो गठबंधन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के दलों का एक साथ शामिल होना अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब बड़े क्वेश्चन है ये, इस पर टिप्पणी लिखनी है। सार्क है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक संगठन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक संगठन है, जो अपनी विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और आर्थिक मामलों के लिए या फिर अपने हितों को पूरा करने के लिए एक साथ ये संगठन बनाए हुए हैं। यूरोपियन संघ है वो यूरोपियन कंट्रीज का एक संगठन है ना। तो ये दोनों प्रकार के संगठन पर आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हो। बड़े क्वेश्चन है ये। वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य हेतु दावेदार है। भारत स्थायी सदस्य हेतु दावेदार है सुरक्षा परिषद, सिर्फ 5 सदस्य है। तो भारत भी इसका दावेदार है। इसका कारण आपको बताना है कि क्यों दावेदार है। तो सिंपल सा है, भारत आर्थिक रूप से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। भारत ने कभी भी किसी देश पर कोई आक्रमण नहीं किया है।
भारत विश्व के सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध, सभी प्रकार के देशों के साथ शांतिपूर्ण रह रहा है ना। तो ये अपने विचार देते हुए इस पर आप आंसर लिख सकते हो। सुरक्षा परिषद सदस्य क्यों होना चाहिए भारत का। वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है। बिल्कुल, जो वैश्वीकरण आज हर देश दूसरे देश से इतना जुड़ा हुआ है, तो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना जरूरी है जिससे सभी देशों को साथ पूरा सही तालमेल बिठा सके, है ना। भारतीय जनसंघ की विचारधारा समझाइए। भारतीय जनसंघ की विचारधारा, आज की जो बीजेपी की विचारधारा है वही भारतीय जनसंघ की विचारधारा थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर लेख लिखना है आपको। आपातकाल के बाद राजनीति में आए परिवर्तनों को बताना है। भारतीय राजनीति 1971 के बाद कांग्रेस की स्थिति पर प्रकाश डालना है ना। सोवियत प्रणाली का अर्थ बताते हुए गोरबाचोव का सोवियत संघ के विघटन पर योगदान स्पष्ट कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व राजनीति के आए परिवर्तनों को स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण का अर्थ अंधाधुकरण नहीं है। कथन पर आपको वैश्वीकरण सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण में कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दिया है। कथन का स्पष्ट करते हुए वैश्वीकरण को राजनीति बताइए। ये मानचित्र पर आपको अंकन करना है, बिल्कुल सिंपल है ना। राजस्थान, लद्दाख, महाराष्ट्र, कर्नाटक कहाँ कहाँ है, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, केरल कहाँ है। तो बिल्कुल सिंपल से इस क्वेश्चन पेपर आपने मैंने आपको बता दिया, पूरा याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद।